Hello everyone, welcome to this video. My name is Meghna. So all who are actively preparing for IRDAI Grade A exam, so you must know that previous year papers are really important for us. Through them we can understand the level of the questions, we can understand the exam pattern, we can understand the type of topics which have asked in the previous papers. ठीक है, सो ये हमें हेल्प करता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करने का एंड एक सही डायरेक्शन में हम प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए। इसमें ये हमारे जो पेपर्स हैं हेल्प करते हैं सो दैट इन फ्यूचर हमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता हो एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी पता हो एग्जाम के हिसाब से। सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द रीजनिंग पार्ट ऑफ IRDAI ग्रेड ए 2024 पेपर। ठीक है, सो आज के इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड देन लुक एट द एक्सप्लेनेशन आफ्टर दिस। ठीक है, सो before starting, I have one more important information for you guys. I have a one huge announcement to make here. So EduTap is currently offering huge discounts on multiple exams, but if you look for IRDAI grade A, so we are offering 74% off. ठीक है, 74% off and you can avail it using the code one time 74. okay, one time 74 you can use this and आप इस particular discount को यहाँ पे अवेल कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। एंड याद रखिएगा ये आपका सिर्फ वैलिड है 3rd ऑफ अगस्त तक। ठीक है, तो 3rd ऑफ अगस्त तक आपका ये डिस्काउंट आपके लिए वैलिड रहेगा। सो आप अगर इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है, सो टाइमली इसको एनरोल अवेल कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर्स of letters are there in the word Olympic, each of which has as many letters। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन। क्या है ये? पेयर फॉर्मेशन। एंड वी हैव दिस वर्ड ओलंपिक, right? Now we have to count the number of letters which have the same number of letters in this particular word as in the alphabetical English alphabetical series। okay, so first from both forward and backward, so first we will count from the फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो क्या है ये? देखो, ओ से आप काउंट करोगे तो PQRST नहीं मिलेगा आपको, एल से भी आप काउंट करोगे तो MNO ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप वाई से तो काउंट करोगे कोई इसका पेयर नहीं मिलेगा, एम से काउंट करोगे NOP नहीं मिल रहा है। तो फॉरवर्ड में हमने देखा 0 हमारे पास यहाँ पे पेयर आए हैं। बैकवर्ड में आप देखोगे तो बैकवर्ड में देखेंगे सी से तो DEFGH और आई, सेम उसमें कोई भी नहीं आया है, तो बैकवर्ड में भी नहीं आया यहाँ पे अभी। सी से आई से देखोगे तो JKL ये भी आपका नहीं आ रहा है, QRS नहीं आ रहा है। तो बैकवर्ड में भी हमारे कितने पेयर हो गए? 0 पेयर। तो टोटल हमारे पास एक भी पेयर यहाँ पे नहीं बना है। सो आंसर विल बी नन, आंसर विल बी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a family of 3 generations consists of 9 members and 2 married couples. Ben is the only daughter of Day's brother. Katie is the only sister-in-law of the one who is the daughter of. Okay, so here we have, look, here we have Ben is the only daughter of Day's brother. So here if we have Day's brother, Ben is the only daughter. His daughter is Ben. किसकी डॉटर है? डे के ब्रदर की। कैटी इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ द वन हु इज द डॉटर ऑफ एमा। इसको हम बाद में नोट डाउन करेंगे। लाना इज ओनली सन इन लॉ ऑफ लेवी, तो लाना इज द ओनली सन इन लॉ, इट मीन्स ही इज मैरिड टू हर हिज डॉटर, तो लाना जो है लेवी का ओनली सन इन लॉ यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट वी हैव लेवी हु इज द मेटरनल ग्रैंडफादर, मेटरनल मीन्स यहाँ पे से, मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टीना हु इज अनमैरिड। ठीक है, ग्रैंडफादर बोला है। लाना एंड रीना आर सिबलिंग्स बट ऑफ ऑपोजिट जेंडर, तो रीना मस्ट बी अ फीमेल। हेनरी इज फादर ऑफ डे, हेनरी इज फादर ऑफ डे। हु इज द सिस्टर ऑफ रीना? नाउ डे इज द सिस्टर ऑफ रीना, सो डे सिस्टर आ गया। ठीक है, डे इज द सिस्टर ऑफ रीना एंड डे का फादर यहाँ पे हेनरी है, ये ऑलरेडी आया है। क्लियर?
वी हैव, डे का कोई ब्रदर है, उसकी कोई यहाँ पे डॉटर होगी, तो इसको थोड़ा सा हम होल्ड पे रखते हैं. एंड ऑल्सो बेन इज द ओनली डॉटर, यहाँ पे बेन जो है वो ओनली डॉटर भी बताया गया है. ठीक है. सो कैटी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, कैटी का अगर कोई सिबलिंग नहीं है तो कैटी इज द ओनली सिस्टर इन लॉ कैसे दिखेगा? कैटी मस्ट बी मैरिड टू समवन, कैटी मस्ट बी मैरिड टू समवन, और जिससे कैटी ओनली सिस्टर इन लॉ है तो कैटी का वो हस्बैंड का एक सिबलिंग होगा, यहाँ पे एक सिबलिंग यहाँ पे होगा. ठीक है. तो कैटी क्योंकि सिबलिंग उसके नहीं है, तो कैटी इज द ओनली सिस्टर इन लॉ हमने यहाँ पे बना दिया किसका? ऑफ द वन हु इज द डॉटर ऑफ एमा. तो यहाँ पे डॉटर है वो एमा की, ये पर्सन. Got it? Now, we have in the main family tree, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 है मेरे पास ऑलरेडी, राइट? अब मुझे यहाँ पे बेन को एडजस्ट करना है, मुझे कैटी को एडजस्ट करना है, मुझे एमा को एडजस्ट करना है. ओके. नाउ टीना इज अनमैरिड, एमा वी डू नॉट नो क्या जेंडर है, बट अगर हम यहाँ पे डे का कोई ब्रदर एंड सिस्टर लगाएं, एंड कैटी इज ऑल्सो द मैरिड पर्सन हियर, एंड वी हैव two married couple only. We have two married couple, nine members and 3 generations, right? So we have to put Katie here. Okay. Katie is married to Lana and Lana has a sister Rina, right? So Emma के children होना चाहिए वो person. ठीक है. Emma की daughter की sister in law है Katie. So यहाँ पे Emma must be married to Henry. Emma must be a female member then, right? If Day's brother has only one daughter, so Ben is the only daughter, Tina must be a male person. Tina must be a male person. So all the 9 members are fixed here. We have complete 2 married couples, 3 generations. So which of the following is true? So Tina is the daughter of Reena's brother. Tina is the daughter of Reena's brother. So what will happen here? Tina is daughter? Wrong. Emma is grandmother of Tina? Yes, Emma is the grandmother of Tina. This is correct. Levi is the father-in-law of Emma's son. Emma का कोई son है Lena और उसका father-in-law है. Yes. So second and third are correct here. Okay. Next question. If Ginny is married to Ben, then how Kitty is related to Ginny? Look, if Ginny from here, if Ginny is married to Ben, right? So Ginny must be a male member. So Katie will be the mother-in-law. Katie will be the mother-in-law of Ginny. तो mother-in-law आएगा. How Henry is related to Katie's spouse? Katie के spouse से Henry कैसे related है? Father है. Katie का spouse लाना है और Henry उसका father है. So father will be the answer here. Okay. So let's move on to the next question. So I hope आपने वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई किया होगा. Only a few animals are kind. Only a few animals are kind. All animals are big and some big are pets. Okay, some big are pets. So now all animal being pet is a possibility. All animal being pet is a possibility. Yes, because animal का जो only a few का relation है वो kind के साथ है. So all animal are pet is a possibility. Correct होगा. Some kind are not animals. Some kind are not animal. It is wrong. All kind are animals is a possibility. This is correct. So only first and third are correct here. Okay. Let's move on to the next question. Only village is country. So only village is country. Some villages cities and some city are nature. ठीक है. All villages can be cities. Very wrong, क्योंकि यहाँ पे country हमेशा because of country restriction आपको हमेशा में दिखेगा. No nature is country is a possibility. No nature is country is a possibility. No nature is already country, right? ये हमारे पास already definitely true है because यहाँ पे country का relation, country have negative relation with all, with cities और with nature. दोनों से उनका उसका negative ही relation होगा. Got it? So negative already we know from the Venn diagram. तो possibility की जरूरत नहीं है. All nature is a possibility. All nature
is a possibility. Village is a possibility? Yes. So only third is correct. Next, try to solve this. Six persons are of different heights. F is taller than A. B is taller than only E. So B is taller than only E. It means B will be at this position, E will be at this position. Or other four persons will be like this. E will be the smallest person or shortest person. ठीक है. C is taller than F. C is taller than F. Who is taller than D? F is also taller than D. Only two persons are between C and A. And look at the order of C and A. आपको order पता है C and A का, तो C and A must be like this because C is the C is taller than A, right? And F is taller than D. F must be here, D must be here. The third tallest person is 175. The third tallest person is 175. Now this is the complete order. If the height of A and D is 335, अगर height A and D की 335 है, so you know that D की height 175 है, तो A की height 335 minus 175 हो जाएगी, तो आंसर will be 160. A की height कितनी आ गई? 160. Now they are asking what is the possible sum? What is the possible sum of the heights of A and B? They are not asking the specific height of B. They are asking the possible sum of both of them. Now we know from the calculation we know the height of A. अगर यहाँ पे height of A, अब आपको पता है height जो A है वो immediate taller है B से, तो B can be here, B can be मतलब सबसे ज्यादा जो B की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, the maximum value of B will be 159, right? मैक्सिमम वैल्यू बी की 159 हो सकती है. सो द रिक्वायर्ड सम जो है आपका विच इज 159 प्लस 160, सो 9 1 and 3, so 319. Now you will say that 319 is not in the diagram, not in the options, but remember that it is the possible sum. We do not know the specific value of B here, right? So the value can't be more than, okay, so the possible sum of A plus B can't be more than, ये तो हमें पता चल जाएगा, right? Can't be more than 319. तो 319 से ज्यादा नहीं हो सकता, सो आंसर विल बी 300 पॉसिबल सम. ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ यहाँ पे चलते हैं. 6 persons, ये वाला हमारा हो गया. ठीक है. एज मेनी पर्सन्स टॉलर देन डी एज शॉर्टर देन डैश. तो आपके पास ये ऑर्डर है सी एफ डी ए एंड बी एंड ई. दिस इज द ऑर्डर. सो as many person taller than D as shorter than A, who among the following person is the third lightest person? Look, third lightest means 1 2 3. Third lightest means A. Okay, chalo. Now we have वन कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन. तो चलिए इसको ट्राई करते हैं. दिस इज आर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना है. सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन ऑल द स्टेटमेंट्स. टोटल, फॉरेन, एक्सचेंज, रिजर्व्स. ठीक है. करेंटली, रिजर्व, डेट, लेवल. एक्सचेंज, लेवल, गेन, डिपॉजिट. ठीक है. डेट, टोटल, फिस्कल, डेफिसिट. ठीक है. Now we will find out the code. The word where in the statements, in the same statement, where the word is repeating, okay, the code must be repeating in the same statements. Okay, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड में रिजर्व रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड में एक कोड आपका रिपीट हो रहा होगा. सो द रिपीटेड कोड इज S91, right?
9 1, राइट। फॉर एक्सचेंज फर्स्ट एंड थर्ड में आपका कुछ रिपीट हो रहा होगा एक साथ। H question mark 2 and I7 and dollar will be for total. Now foreign is left in the first statement, तो R18 आपका foreign का हो गया। क्लियर, फर्स्ट स्टेटमेंट कैंसिल कंप्लीट हो गई। नाउ डेट आपका रिपीट हो रहा है सेकेंड एंड लास्ट में, तो डेट के लिए रिपीटेड कोड आपका ऊपर इसी दोनों स्टेटमेंट में हो रहा है। S91 कैंसिल आउट हो गया, राइट। RH क्वेश्चन मार्क भी कम कैंसिल आउट हो गया, और ये भी कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब आपको देखना है दोनों में, डेट सेकेंड एंड लास्ट में देखिए E+2, ठीक है। नेक्स्ट देखो लेवल आपका रिपीट हो रहा है, तो लेवल आपका B#8 हो गया, सिर्फ रिपीटेशन देखना है। नाउ करेंटली इज रिमेनिंग हेयर, तो P5% आपका बच गया, यहाँ पे इसका कोड हो जाएगा। नाउ गेन एंड डिपॉजिट आपके पास यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो इनके बीच में हम फाइंड आउट नहीं कर पाए। फिजिकल एंड डेफिसिट भी कहीं पे भी रिपीट हो रहा है, तो Z63 एंड T52 में स्लैश आ गया, इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट के दो पॉसिबल कोड हैं, और अभी भी डेफिसिट के भी दो मतलब पॉसिबल कोड्स चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कोड ऑफ लेवल, तो कोड ऑफ लेवल आपके पास यहाँ पे D वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए R18E+2, तो R18 आपके पास फॉरेन के लिए था, राइट, और E+2 आपके पास किसके लिए कोड है यहाँ पे, डेट के लिए है। तो फॉरेन डेट आपके पास आंसर में आना चाहिए, आंसर विल बी दिस वन, प्रेजेंट होना चाहिए बस फॉरेन एंड डेट के वर्ड जो हैं। अब यहाँ पे लिखा है इफ गेन टोटल इम्पोर्ट, अगर अगर उसने कहा गेन टोटल इम्पोर्ट का मतलब है गेन का आपके पास एक स्पेसिफिक कोड नहीं है, बट इन द गिवन क्वेश्चन उन्होंने एक कोड आपको गेन के लिए ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से गेन का कोड मिल चुका है विच इज Q41, राइट। तो आपके पास डिपॉजिट का क्या कोड हो जाएगा, R30, ठीक है, यहाँ से R30 इसका कोड हो जाएगा। टोटल आपके पास यहाँ पे गिवन हो रखा है टोटल 17 I7 डॉलर, राइट। तो यहाँ पे इम्पोर्ट का कोड हो जाएगा ये वाला, क्लियर है। तो इम्पोर्ट C26 मेरे पास यहाँ पे आंसर में आएगा, तो R30 C26 शुड बी इन द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कोडेड एज T52 P5%, तो P5% यहाँ पे करेंटली का है। H ये वाला किसका था, H क्वेश्चन मार्क हमारे पास एक्सचेंज का था, एंड T52 आई थिंक इज अ न्यू वर्ड। T52 क्या एक न्यू वर्ड है, नहीं, बट आपके पास यहाँ पे Z63 T52 कैन बी द कोड फॉर फॉरेन, नहीं, कैन बी द कोड फॉर फिजिकल और डेफिसिट, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर हो सकता है। तो देखो कौन सा आंसर में गिवन है, ऑप्शंस में कौन सा गिवन है। तो आपके पास है करेंटली एंड एक्सचेंज शुड बी, करेंसी है कि करेंटली है, इट इज करेंसी, ओके। तो करेंसी एंड एक्सचेंज आपके पास होने चाहिए, तो करेंसी एंड एक्सचेंज इसमें है, करेंसी एंड एक्सचेंज इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, करेंसी एंड एक्सचेंज इसमें है। तो लुक एट दिस, फिजिकल एंड डेफिसिट दोनों में से मेरे पास कोई भी आंसर आ सकता है, तो ईदर डी, ए और डी कैन बी माई आंसर हियर, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कोड ऑफ रिजर्व्स, रिप्रेजेंट द कोड ऑफ रिजर्व्स, S91 आपका आंसर आएगा, गॉट इट। Let's move on to the next question here. We have 8 friends, Diksha, Diya, Saloni, Tina, Sachin, Aarti, Himanshu and Jatin are sitting around a circular table in a seminar. Some of them are facing outside the center while some are facing towards the center, but not necessarily in the same order. Not more than 2 friends who sit immediate next to each other are facing the same direction. So 2 more than friends are not facing the same direction who are sitting together. Now we have 8 friends, some are facing outside, some are facing inside the center. तो ये एक आपका इनसाइड आउटसाइड का पूरा डायग्राम यहाँ पे बनेगा, तो आप इसको एक बार ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। लेट्स सॉल्व इट इन द नेक्स्ट पेज, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमें पता है सारी। ओके,
आरती सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ दिया. ओके, सो मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दिया कहाँ पे फेस कर रही है. ठीक है, तो मैंने अभी तक 2 सर्कल बना के चलती हूँ. 8 पर्सन्स वी हैव, 8 का हम अरेंजमेंट बना देते हैं यहाँ पे. Diksha sits third to right of the one who sits second to left of Aarti. Diksha does not sit opposite to Diya. Diksha faces the same direction and Saloni. तो यहाँ पे से लेकर यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमें दीक्षा के बारे में है, दिया के बारे में, आरती के बारे में. सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिया हियर. सो फर्स्ट में आपके पास दिया यहाँ पे इधर की साइड इनसाइड फेस करेगा. सेकंड में दिया जो है वो आउटसाइड फेस करेगा. राइट, तो दिया आपने आउटसाइड यहाँ पे बना दिया. अब दोनों साइड आप आरती को यहाँ पे अरेंज करोगे. Aarti opposite to the one who sits third to left. It means one who sits 1, 2, 3. यहाँ से आरती उसके ऑपोजिट है, तो आरती आपके पास यहाँ आ जाएगा. तो 1, 2, 3 आरती आपके पास इधर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज दीक्षा सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द वन. देखो फर्स्ट, जब दो जो पर्सन आपका सेकेंड टू लेफ्ट बैठा है, ये जो पर्सन होगा, इस पर्सन के थर्ड टू राइट पे आपके पास दीक्षा बैठे. 1, 2, 3 दीक्षा आपके इस पर्सन के, जो बॉक्स मैंने दिखाया हुआ है, वी डू नॉट नो द नेम ऑफ दिस पर्सन, तो दीक्षा आपका उसके थर्ड टू राइट बैठा है. अब आपको ना एक एक करके ये चेक करना पड़ेगा इसी डायग्राम्स के अंदर. नो मोर पॉसिबिलिटीज. ठीक है, आपको साथ में पता है दीक्षा इज नॉट ऑपोजिट टू दिया, ये भी पता है, तो इसको भी साथ में दिमाग में लेके चलो. अब सपोज वी डू नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ आरती, तो हम इनसाइड आउटसाइड दोनों करके देखेंगे. तो सपोज इनसाइड फेस कर रहा है आरती, तो 1, 2 सेकेंड टू लेफ्ट आपके पास ये पर्सन यहाँ हो गया. इसके पर्सन के थर्ड टू राइट. नाउ आरती एंड दिया इफ फेसिंग इनसाइड, तो वो पर्सन आपका इनसाइड नहीं फेस कर सकता, बिकॉज नॉट मोर देन 2 पर्सन लिखा है ना, नॉट मोर देन 2 पर्सन, राइट, फेसिंग ईच फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन हु सिट इन इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर. 2 बैठ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकते सेम डायरेक्शन में नेबर्स. ठीक है, तो ये पर्सन को बाहर की तरफ देखना पड़ेगा. तो उसके 1, 2, 3 यहाँ पर दीक्षा आ जाएगा, जबकि दीक्षा ऑपोजिट नहीं है. तो इसका मतलब आरती को आपने इनसाइड गलत फेस करवाया पहले ही, तो इनसाइड यहाँ पे आरती अब नहीं होगा. और उसके बाद हम आगे यहाँ पे ट्राई करते हैं. आरती अब एक बार आउटसाइड फेस करके करोगे. तो आपके आरती के 1, 2 यहाँ पे कोई पर्सन है. ठीक है, इस पर्सन के थर्ड टू राइट, अब यहाँ पे दोनों साइड कहीं पे भी दीक्षा को रख सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड करके. तो एक बार अगर आपने सपोज इसको आउटसाइड बनाया सपोज, तो 1, 2, 3 दीक्षा नहीं आ सकता. आपको इसको इनसाइड करना पड़ेगा ताकि 1, 2, 3 यहाँ पे दीक्षा आ पाए. सारी कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे. आरती विल बी फेसिंग आउटसाइड, दिस इज करेक्ट. ये पर्सन आपका इनसाइड फेसिंग होगा. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे से सिमिलरली आरती आप अगर आउटसाइड फेस करोगे तो 1, 2 यहाँ पे वो पर्सन आएगा और उसके ही यहाँ पे इनसाइड वो फेस करेगा और यहाँ पे दीक्षा आ जाएगी, क्योंकि नॉट मोर देन 2 पर्सन, राइट, फेसिंग सेम डायरेक्शन. ऐसा था. दीक्षा यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि वो दिया के ऑपोजिट नहीं है. इट मीन्स आरती कांट फेस आउटसाइड और से इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दिया. आरती हैज टू फेस इनसाइड. आरती को कहाँ फेस करना पड़ेगा, इनसाइड फेस करना पड़ेगा. क्लियर है. तो अब यहां से हम आगे चलते हैं. तो आरती के सेकंड टू लेफ्ट पे ये पर्सन है. इसके अब इसको आपको ट्राई करना पड़ेगा. तो इनसाइड फेस कराओगे तो 1, 2, 3 दीक्षा के लिए पोजीशन नहीं है, आपको इसको आउटसाइड ही फेस कराना पड़ेगा. 1, 2, 3 दीक्षा के लिए यहाँ पे पोजीशन आ गई. तो दीक्षा के लिए दोनों साइड पोजीशन आ गई. दीक्षा और सलोनी जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे. हिमांशु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज टीना. हिमांशु और टीना सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं. हु डज नॉट फेस आउटसाइड, तो अगर टीना इनसाइड फेस करे तो हिमांशु भी इनसाइड फेस करेगा. गॉट इट. Sachin is an immediate neighbor of neither Diksha nor Diya. Two friends sit between Tina and Himanshu, who sit to the immediate left of Saloni. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, अब आपको इतना पता है कि यहाँ पे हिमांशु एंड टीना के लिए कुछ कहा हुआ है, इनसाइड फेसिंग है. एंड टू फ्रेंड्स टीना एंड हिमांशु के बीच में बैठते हैं. टू फ्रेंड्स हिमांशु एंड टीना के बीच में है, इनसाइड फेसिंग है दोनों के दोनों. हिमांशु जो कि आपका सलोनी के इमीडिएट लेफ्ट है,
इसका कंप्लीट मीनिंग ये है कि हिमांशु और सलोनी सेम डायरेक्शन में आने चाहिए। एक बार आप बताओ कि यहाँ पे अगर हिमांशु एंड टीना के लिए मैंने 2 पर्सन इसके बीच में बिठाए और यहाँ पे सचिन के लिए कुछ और भी कहा है। सचिन जो है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, सचिन को बिठाएंगे हम। सचिन के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सचिन सिट्स ऑपोजिट टू जतिन। सचिन जो है वो ऑपोजिट टू जतिन है, ऑपोजिट बैठा होगा जतिन के, ठीक है। एंड साथ ही लिखा है जतिन हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज आरती। जतिन आपके आरती वाली डायरेक्शन को फेस करता है, जतिन जो है वो आरती की जैसी ही डायरेक्शन फेस करता है। इट इज गिवन एंड ऑल्सो इट इज गिवन कि सचिन जो है वो दीक्षा और दिया दोनों का नेबर नहीं है। सचिन आपके पास दीक्षा और दिया दोनों का नेबर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सचिन को रखेंगे सबसे पहले, सचिन के सामने हम जतिन को भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखो सचिन इन पोजीशन से यहाँ पे आ सकता था, बट सचिन के सामने जतिन नहीं आ सकता। सचिन यहाँ पे आ सकता है, दीपक जतिन यहाँ आ सकता है। सचिन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि सामने जतिन के लिए जगह नहीं है। तो सचिन की एक ही पोजीशन बन गई ये वाली, और जतिन के लिए ये वाली। जतिन जो कि आरती के जैसे पोजीशन डायरेक्शन में देख रहा है, आरती के जैसे बाहर की तरफ देख रहा होगा। क्लियर है। सिमिलरली आप सचिन को चेक करो एक एक करके। यहाँ तक सचिन तो नहीं आएगा दीक्षा के अगल बगल, ठीक है, नेबर में। सचिन यहाँ आएगा तो जतिन के लिए प्लेस खाली नहीं है। सचिन अगर यहाँ पे आएगा तो आपके लिए जतिन के लिए प्लेस मिल गया। तो सचिन एंड जतिन हमारे पास सचिन एंड जतिन प्लेस्ड हो गए। नाउ ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करो, हिमांशु एंड टीना को रखते हैं। हिमांशु सलोनी के इमीडिएट नेबर में भी है। सलोनी के इमीडिएट नेबर का मतलब है, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब है दोनों को वैकेंट पोजीशन एक साथ खाली होनी चाहिए, राइट। अब आपको पता है इन दोनों में सचिन और हिमांशु, सलोनी और हिमांशु आएंगे, तो जो बाकी बची एक पोजीशन है वहां पे टीना आ जाएगा। जो आपके पास ये दोनों पोजीशन है, हिमांशु और सचिन सलोनी आएंगे, और यहाँ पे आपका टीना आ जाएगा भाई। क्लियर। अब उसने कहा टीना जो है कि इनसाइड फेसिंग है और सलोनी यहाँ पे दीक्षा के जैसे फेस कर रही होगी। चलो तो अब इसको थोड़ा सा साइड में रखो। टीना जो है वो इनसाइड फेसिंग है, हिमांशु भी इनसाइड है। अब अगर हिमांशु इनसाइड होगा तो हिमांशु और टीना के बीच में 2% भी है मेरे पास, राइट। इसको भी याद रखो। तो हिमांशु एंड टीना के बीच में यहाँ पे हिमांशु को रखोगे तो नहीं आएंगे ना 1%, तो हिमांशु को यहाँ पे रखना पड़ेगा। 2% आ गए टीना और हिमांशु के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज कि आपके पास सलोनी यहाँ पे आ जाएगा। सलोनी के इमीडिएट लेफ्ट में हिमांशु है, हिमांशु भी इनसाइड फेसिंग है। हिमांशु और टीना के बीच में 2 लोग हैं, 1 2, तो हिमांशु यहाँ पे आ जाएगा, सलोनी को यहाँ पे आना पड़ेगा। सलोनी के इमीडिएट लेफ्ट में हिमांशु है तो यहाँ पे आ जाएगा, हिमांशु इनसाइड फेसिंग है, ये भी करेक्ट है। अब आगे यहाँ पे से देखो, आगे से यहाँ देखो कि उसने कहा कि दीक्षा और सलोनी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। जहां सलोनी फेस करोगा वहीं दीक्षा फेस करोगा, जहां सलोनी फेस करोगा वहीं दीक्षा फेस करोगा। नाउ यू नो दैट वी कैन नॉट प्लेस 3 persons नेबरिंग ईच अदर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे जतिन दीक्षा एंड हिमांशु सेकंड वाले केस में सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, एंड ये वाला हमारा करेक्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये वाला लास्ट सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन हमारा बन गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से आगे चलते हैं। Who among the following sits opposite to सलोनी? सलोनी के ऑपोजिट कौन बैठा है? दिया बैठा हुआ है। How many friends between Jatin and Tina when counted right from Tina? तो when counted from right from Tina, जतिन और टीना के बीच में, तो 1 2 3 4%। इनमें से 4% आपके सेम है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। आपका कौन सा बिलोंग नहीं करता उस ग्रुप से। तो आपको ये डायग्राम में देखना पड़ेगा। जैसे टीना जतिन, यहाँ पे ज्यादातर ये हो सकता है वी विल चेक इनसाइड और आउटसाइड। फॉर इनसाइड एंड आउटसाइड सबसे पहले हम चेक करते हैं। सपोज कोई अलग डायरेक्शन फेस कर रहा होगा तो वो आपका ऑड हो जाएगा। टीना एंड जतिन को देख लो सबसे पहले। टीना एंड जतिन का अगर हम देखें तो टीना एंड जतिन, आपका टीना जो है वो इनसाइड फेसिंग है, जतिन जो है वो आउटसाइड फेसिंग है। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आरती, दैट इज दिया, ये इनसाइड फेसिंग है। द वन हु ऑपोजिट टू आरती, ये भी इनसाइड है। तो आई थिंक यहाँ पे जतिन विल बी द आंसर, क्योंकि 3 तो आपके सेम रिलेशन दिखा रहे हैं, सिर्फ एक ही अलग दिखा रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर।
पोजीशन ऑफ आरती विद रिस्पेक्ट टू दिया, दिया के पोजीशन में इमीडिएट राइट साइड है, इमीडिएट राइट आपका आंसर आएगा. हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सलोनी एंड आरती व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम सलोनी. एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि आपका ये सर्कल है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा. ठीक है, तो सलोनी से देखना है आरती तक, तो सलोनी से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा इस साइड को. ठीक है, तो सलोनी से आरती के बीच में 1 2 3 4 पर्सन है. कितने हैं? 4 पर्सन. तो 4 पर्सन आर देयर. ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ईच vowel of the regulation is changed to the previous of the English alphabetical and each consonant is changed to the next letter. ठीक है, how many letters will appear twice in the. Now we don't have to change anything right now, but हमें यहाँ पे दो अलग अलग letters को convert करना है, मतलब vowels को अलग जाना है और consonant को अलग. अगर यहाँ सारे लेटर को कन्वर्ट करना तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होती, बट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट अलग अलग है, तो हमें क्या यहाँ पे करना चाहिए इसको सॉल्व. यस, तो रेगुलेशंस आपके पास है, आपके पास हर एक वॉवल को प्रीवियस लेटर में कन्वर्ट करना है, हर एक वॉवल को प्रीवियस लेटर में कन्वर्ट करना है. एन ओ के एच टी एंड डी. नेक्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट चेंज टू नेक्स्ट लेटर आर एस जी एच एल एम टी. ए का तो प्रीवियस जेड हो जाएगा. टी यू एन ओ. राइट, अब मेरे पास यहाँ पे एक एच आपका रिपीट हो रहा है. राइट, एक एच आपका रिपीट हो रहा है और आपका क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे? हाउ मेनी लेटर विल अपीयर ट्वाइस? तो आई थिंक ओनली वन लेटर. राइट, एन और ओ आपके पास अलग अलग आ गया, डी आपके पास है, यू आपके पास है, एच हो रहा है सिर्फ रिपीट, तो वन आपके पास आंसर में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पजल्स, तो इसको एक बार ट्राई करेंगे. सो आई होप आपने इस वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई किया होगा सॉल्व करने का. सो 9 पर्सन्स है मेरे पास, दे वेंट ऑन ट्रिप वन आफ्टर अनदर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर. ईच ऑफ देम बॉट डिफरेंट थिंग्स ऑन द ट्रिप लाइक दिस. ठीक है, ये सारे 9 उनके चीज़ें हैं जो उन्होंने बाई की थी. अब यहाँ पे आपके पास है 9 पर्सन्स और ये एक सीक्वेंस बेस्ड पजल है, तो इसमें हम पहले ही एक टेबल नहीं मेंटेन करेंगे, हम पहले जो हमारे पास गिवन है उन चीज़ों को रीड करेंगे और देखेंगे. तो ओनली 3 persons went on the trip between W and who bought sweater. P went on the trip 2 persons before who bought sweater. तो स्वेटर और W से स्टार्ट कर लेना चाहिए यहाँ पे, राइट. अब आपने क्या किया, एक बार W को ऊपर की साइड रखा. ठीक है, एक बार W को ऊपर की साइड रखा. 3 persons, तो 1 2 3 आपके पास स्वेटर यहाँ पे आ गया. ठीक है, नेक्स्ट एक में आपने क्या किया, स्वेटर को ऊपर रख दिया. ठीक है, एंड 1 2 3 एंड W यहाँ पे आ गया. क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं यहीं से. P went 2 persons before. 2 persons before मतलब 1 2 यहाँ पे P आ जाएगा स्वेटर के, और 1 2 यहाँ पे P आ जाएगा. 2 persons before आपके पास P इधर आ गया. Q went on the trip 3 persons after. Q went on the trip 3 persons after P and just before the one who bought cups. ये important है. Q went on the trip 3 persons after. तो suppose P कहीं पर भी है, उसके 1 2 एंड तीसरी पोजीशन पे आपके पास Q होगा. ठीक है, एंड जस्ट बिफोर जो कप बाय करता है, तो P आपके पास ऑलरेडी है, आप इसको कप और Q को रख सकते हो यहाँ पे. तो 1 2 Q आपके पास यहाँ आ जाएगा, राइट, एंड कप आपके पास इमीडिएट इसके नीचे आ जाएगा.
सिमिलरली वन और टू, वन टू क्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड क्यू के इमीडिएट नीचे कप है तो कप यहाँ पे आ जाएगा। एज मेनी पर्सन बिटवीन went on the trip between W and Q as between R and sweater। अब यहाँ पे R और स्वेटर को हमको रखना है। अब आप देखोगे यहाँ पे आपके पास कितने अरेंजमेंट ऑलरेडी बन गई हैं, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो। ओके, सो आपके पास W एंड Q के बीच में दोनों ही केस में अलग अलग नंबर ऑफ पर्सन हैं। तो 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ पर्सन पहले केस में है, तो स्वेटर और R के बीच में भी 4 होंगे। तो स्वेटर और R के बीच में अगर मैं नीचे के साइड बनाने बैठ गई 4 पर्सन, तो ये ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 की अरेंजमेंट ऑलरेडी बन गई है। हम सिर्फ एक्स्ट्रा 2 पर्सन यहाँ पे रख सकते हैं, राइट, 3 नहीं रख सकते। तो ऊपर साइड आपका R आना पड़ेगा 1 2 3 4, आपका जो R आएगा वो यहाँ आएगा कहीं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं नेक्स्ट केस में, तो W एंड Q के बीच में 2 पर्सन है, तो स्वेटर एंड R के बीच में भी 2 ही पर्सन होने चाहिए। अब R दोनों साइड आ सकता है, इसमें भी आपके पास पूरे 1 2 3 7 पोजिशन है। R आपके पास ऊपर साइड भी आ सकता है, नीचे साइड भी आ सकता है। क्लियर। उसने कहा एज मेनी पर्सन वेंट ऑन द ट्रिप बिटवीन दिस R एंड स्वेटर, मोर देन टू पर्सन हु बॉट क्लॉक बट आफ्टर आर। उसने कहा बट आफ्टर आर, एस जो है वो जिसने क्लॉक लाया था, बट आफ्टर आर, आर के बाद है एस, तो आर कांट बी ऑन द लोवेस्ट पोजीशन, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पर स्वेटर और आर के बीच में दो पोजीशन रख दी, दो पर्सन्स को रख दिया स्वेटर और आर के बीच में, तो आर कहीं कहाँ आएगा, देखो आर आपके पास यहाँ आ जाएगा। फिर अगर डब्ल्यू और क्यू में 2 पर्सन है, तो आर के नीचे के साइड मेरे पास यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैं कितना पर्सन रख सकती हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑलरेडी थे यहाँ पे, 8 और 9 ये हो सकता है सिर्फ, राइट। ठीक है, इतना तक हो सकता है। आर के नीचे जो मुझे एस है, मोर देन टू, ज्यादा से ज्यादा एस यहाँ आ सकता है क्योंकि एस नीचे की साइड है आर के। बट मोर देन टू हो रहा है क्या, नहीं, ये तो सिर्फ टू हो रहा है, तो ये आपका नीचे इधर के साइड आर नहीं आ सकता। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो आर को कहीं ना कहीं ऊपर रखना पड़ेगा। अब आपके पास स्वेटर हो गया, तो 1 और 2 आर को आप ऊपर की तरफ रखो यहाँ पर। क्लियर है। अब उसने एस के लिए कुछ कहा है मोर देन 2%, तो एस अभी कहीं पे भी आ सकता है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, नेक्स्ट उसने कहा, यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, एक्स वेंट ऑन द ट्रिप बिफोर एवरीवन। एक्स वेंट ऑन द ट्रिप बिफोर एवरीवन का मतलब एक्स विल बी द फर्स्ट पर्सन। तो अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन की अरेंजमेंट ऑलरेडी बना दी है, आर आपका यहाँ पे आ चुका है, तो आर से ऊपर अब एक्स आएगा सिर्फ। क्लियर। सेकंड केस में, फर्स्ट केस में भी समझ आ चुका है, हमारे पास पोजीशन सारी आ चुकी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ चुका है, एक्स आपके पास यहाँ पे आ सकता है आराम से। ठीक है, तो मेरे दो अलग अलग केस बने हैं यहाँ पे। सीक्वेंस बेस्ड पजल आपको ऐसे सॉल्व करनी पड़ती है जब तक आपको अरेंजमेंट जो कंडीशन है वो बहुत डायरेक्ट नहीं होती है। आर और एस के बीच में मोर देन 2 पर्सन है, एस हु बॉट द क्लॉक, तो एस कैन बी हियर, एस 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 जो है इस वाले केस में एस यहाँ पे आ जाएगा, क्लॉक बाय किया है उसने। ठीक है, एस आपके पास यहाँ नहीं आ सकता, एस यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आ जाएगा, क्लॉक बाय किया है उसने। ठीक है, चलो अब मेरे पास पूरे 9 पर्सन की अरेंजमेंट हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे भी मेरे पास पूरे 9 पर्सन का हो गया है।
as many persons went on the trip before S as after the one who bought spoons. So S तो मेरे पास फिक्स हो चुका है, तो बिफोर S मेरे पास 1 2 3 4 5 पर्सन है पहले केस में, तो मेरे पास स्पून से नीचे भी स्पून के बाद भी 5 पर्सन होने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो स्पून आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एस के पहले मेरे पास, तो स्पून के बाद भी मेरे पास सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे स्पून कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर स्पून आ जाएगा। यू बॉट हेलमेट, तो यू जो है वो हेलमेट बाई किया उसने, तो यू के लिए हेलमेट के लिए जगह होनी चाहिए यहाँ पे मेरे पास, तो यू के लिए हेलमेट के लिए जगह कहाँ पे है, यहाँ पे आ गई। फर्स्ट केस में यू के लिए हेलमेट के लिए जगह नहीं दिख रही है हमको, राइट फर्स्ट केस में यू के लिए हेलमेट के लिए हमें कहीं पे भी जगह नहीं दिखी, तो फर्स्ट केस इज कैंसिल्ड आउट। नीदर एक्स नॉर पी बॉट नाइफ, एक्स और पी दोनों ने नाइफ नहीं बाई किया। द वन हु बॉट केटल डिड नॉट गो बिफोर द वन हु गॉट बॉट पेंट्स, तो जो पेंट्स है वो पहले आएगा, वो पहले गया होगा ट्रिप पे केटल वाले से, ये क्लियर है। द वन हु बॉट ग्लासेस वेंट ऑन द ट्रिप इमीडिएट आफ्टर वी, इमीडिएट आफ्टर वी ग्लासेस आएगा, तो इमीडिएट आफ्टर वी आपके पास, इमीडिएट आफ्टर वी की पोजीशन यहाँ पे आपको चेक करनी पड़ेगी, तो वी के लिए यहाँ पे हो गया, ग्लासेस आपके यहाँ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वी डिड नॉट गो बिफोर पी, ये भी करेक्ट आ चुका है। ओके, अब आपके पास बचा है पैंट और केटल और एक नाइफ बचा है, उसने कहा एक्स एंड पी दोनों ही नाइफ नहीं लेके आए, तो एक्स एंड पी नाइफ नहीं आएगा तो नाइफ यहाँ पे आ जाएगा, एंड पैंट वाला जो है पर्सन वो आपके पास केटल से पहले आएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट पर्सन्स प्लेस, और मेरे पास एक पर्सन बच गया है टी आई थिंक, तो टी हम यहाँ पे रख देते हैं। हाउ मेनी पर्सन वेंट ऑन द ट्रिप बिटवीन डब्ल्यू एंड ग्लासेस, डब्ल्यू एंड ग्लासेस तो 1 और 2 पर्सन काउंट करना है बस आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वॉज बॉट बाय टी, टी ने क्या लिया था, कप। एज मेनी पर्सन वेंट ऑन द ट्रिप आफ्टर वी एज बिफोर, तो आफ्टर वी कितने पर्सन है, 4 पर्सन, तो बिफोर भी 4 पर्सन होनी चाहिए किसी के, तो किसके बिफोर 4 है, वी के बिफोर 4 है, तो वन हु बॉट स्वेटर। ठीक है, चलो। If all the persons went on the trip in the alphabetical order from first to last, then how many persons remain unchanged in their position? Alphabetical order की तरह अगर हम उनको अरेंज करें, तो यहाँ पे आपके पास अगर हम उनको अरेंज करेंगे तो कहाँ से स्टार्टिंग थी, P से थी X तक, तो P Q R S T U V W एंड X, तो किसकी पोजीशन सेम आ रही है, बस आपको ये मैच करना है। आई थिंक किसी की भी नहीं आ रही है, तो नो वन, राइट, नो वन आएगा यहाँ पे, तो नन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, तो इमीडिएट बिफोर हु बॉट पैंट्स ये गलत हो जाएगा, इमीडिएट 3 पर्सन आफ्टर हु बॉट कप्स, 3 पर्सन आफ्टर कप ये भी गलत है, 5 पर्सन आफ्टर केटल, और 4 पर्सन बिफोर हु बॉट ग्लासेस, इसको पढ़ते हैं 4 पर्सन बिफोर ग्लासेस, तो एक ये भी नहीं है वी की पोजीशन में, ये भी गलत है। सी पढ़ते हैं 5 पर्सन आफ्टर कैटल, तो 1 2 ये भी गलत है, तो कोई भी इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट अरेंजमेंट, नेक्स्ट पजल, ठीक है, इसको देखते हैं। फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड है ये क्वेश्चन हमारा, इसको ट्राई करेंगे। 10 persons we have A B C D E F G H I N J live on 5 floors in a building with 2 flats। ठीक है, तो ये एक बिल्डिंग में रहते हैं, यहाँ पे 2 फ्लैट हैं इनके पास, फ्लैट P, फ्लैट Q। ओके, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द फ्लोर अबव इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। क्लियर, यहाँ पे कहा गया है मेरे पास 2 फ्लैट्स है P एंड Q, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द फ्लोर अबव इज नंबर्ड एज 2, तो आपके पास फ्लोर ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, कितने फ्लैट्स हैं, 5 फ्लोर्स है मेरे पास। ओके, अब फ्लैट P एंड फ्लैट Q है मेरे पास। चलो, तो इसको देखो, बोथ J एंड F लिव ऑन द डिफरेंट इवन नंबर फ्लोर,
both J and F live on different even number floors and different flats. तो इनके different floor different flats होंगे. दो even number है हमारे पास. A lives on the floor immediate above J but immediate below I also. अब अगर आप खुद सोचो, अगर A जो है वो इमीडिएट ऊपर उसने कहा J के फ्लोर पे है A, बट इमीडिएट बिलो मतलब A ही जो है वो इमीडिएट बिलो I के भी है, वेयर ऑल थ्री लिव इन द सेम फ्लैट में भी हैं भाई सबके सब. तो अगर यहाँ पे A जो है वो I से नीचे, तो अगर मैंने J को यहाँ रख दिया तो A आपका 5 पे आ जाएगा, फिर I के लिए जगह नहीं बचेगी. तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है, J मस्ट बी ऑन द सेकेंड फ्लोर. या तो P फ्लैट में होगा या तो Q फ्लैट में होगा. दो केस हमारे यहाँ पे से बन गए. ठीक है. अब J आ गया तो तीनों के तीनों सेम फ्लैट में है, तो J के इमीडिएट ऊपर वाले फ्लोर पे A है एंड उसके इमीडिएट ऊपर आपके पास I है. ठीक है. अब आपके पास इस वाले में भी आप कंप्लीट कर लो इसको. नेक्स्ट इज B एंड D लिव ऑन द सेम फ्लोर बट इन डिफरेंट फ्लैट्स. तो सेम फ्लोर होगा तो डिफरेंट फ्लैट्स तो होंगे B एंड D के. तो B और D सेम फ्लैट्स में है, अभी हमें नहीं पता. एंड E लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएट अबव G बट ऑन डिफरेंट फ्लैट्स. E जो है वो इमीडिएट अबव G है बट ऑन डिफरेंट फ्लैट्स है. डिफरेंट फ्लैट बट इमीडिएट ऊपर उसके रहता है. H neither live on in flat P nor on the floor. तो H आपके पास Q फ्लैट में रहता है, ये हमारे पास क्लियर है कहीं ना कहीं. और नॉर द फ्लोर ऑन विच G लिव्स, तो मतलब G वाले फ्लोर पे F नहीं रहता, H नहीं रहता है. बोथ B एंड F लिव इन द सेम फ्लैट. B और F दोनों ही सेम फ्लैट पे रहते हैं. चलो अब यहां से इनको हम कैरी ऑन करते हैं. इसमें लास्ट में कहा था F के बारे में. बोथ J एंड F लिव ऑन द डिफरेंट इवन नंबर फ्लोर इन एंड डिफरेंट फ्लैट ऑल्सो. डिफरेंट फ्लैट ऑल्सो. तो यहाँ पे जब अगर J जो है मेरे पास सेकंड में आ गया तो फोर्थ पे F आना था डिफरेंट फ्लैट में, यहाँ पे F आना था. राइट. उसने कहा B एंड F लिव इन द सेम फ्लैट. तो सेम फ्लैट का मतलब है B आपके पास इधर यहाँ रहेगा, B आपके पास यहाँ रहेगा. B एंड D अगर सेम फ्लोर पे हैं, सेम फ्लोर पे B और D है, तो B और D जो है वो अभी यहाँ पे B आपको पता चलेगा, D आपको यहाँ पे पता चल जाएगा इस वाले में, और D आपके पास यहाँ आ जाएगा. क्लियर. उसने एक और चीज कही थी कि G और H आपके पास सेम फ्लोर पे नहीं है और G के ऊपर आपके पास रहेगा. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक करके चेक करना पड़ेगा. अब यहाँ पे क्लियर. अब एक एक करके चेक करो B और D के लिए. तो सपोज देखो B और D की पोजीशन आपको पता है, बस फ्लोर चेक करने हैं. तो B अगर यहाँ आ गया तो D आपके पास यहाँ आ जाएगा. ठीक है. और अगर मेरे पास B यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया, और H के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है. H और G सेम उस पे नहीं रहेंगे. G के इमीडिएट ऊपर कहीं आपके पास E का फ्लोर है बट डिफरेंट फ्लैट्स है. ओके. यहाँ पे अगर G रखोगे तो E नहीं, गलत आ जाएगा. G यहाँ रखोगे तो E नहीं आ सकता. तो G और E के लिए जगह हुई नहीं पाई, तो यहाँ पे B और D इधर नहीं आ पाएंगे. B और D को हमको यहाँ रखना पड़ेगा. क्लियर है. इसी में चेक करो E और G के लिए फिर से. अगर G जहां पे होगा उसके इमीडिएट ऊपर आपके पास E होना चाहिए. डिफरेंट फ्लैट तो आपके पास सिर्फ यही पोजीशन मिलेगी आपको. ओके. H जो है आपके पास G वाले फ्लोर्स पे नहीं होगा. ठीक है. H जो है वो सेम फ्लोर पे नहीं है जो G वाला है, तो H आपके पास यहाँ आ जाएगा. और अकेला एक पर्सन बच गया C, तो C आपका यहाँ आ जाएगा. अभी तक सब कुछ कंफर्म है इसके अंदर. सेकंड वाले केस को भी ट्राई करो. B और D अगर यहाँ पे आ गया तो G और E के लिए जगह नहीं बचेगी, तो B और D को यहाँ पे ही आना पड़ेगा मेरे पास. क्लियर है. H के लिए ये पोजीशन खाली हो जाएगी. राइट. H के लिए यही पोजीशन खाली है क्योंकि वो Q फ्लैट पे है. ये हमने पहले डिसाइड कर लिया था, पहले मैंने नीचे से मेंशन किए हुए हैं. बट आप अगर देखोगे ध्यान से E के लिए पोजीशन नहीं मिलेगी क्योंकि G आपके पास H के फ्लोर पे नहीं है. ठीक है. H के फ्लोर पे नहीं है. साथ में अगर G यहाँ आ जाएगा तो E उसके इमीडिएट ऊपर आ जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा. तो ये केस गलत हो गया. फाइनल आपका आंसर आ चुका है. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर.
जी और सी में से कौन रहता है? सी रहता है। आपके पास नेक्स्ट है बी लिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट एंड फ्लोर। बी रहता है फिफ्थ फ्लोर क्यू फ्लैट पे, फिफ्थ फ्लोर क्यू फ्लैट पे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डजंट लिव इन फ्लैट पी। पी पी पे कौन नहीं रहता है? फ्लैट पी पे आई थिंक जी रहता है, एफ नहीं रहता। एफ नहीं रहता तो डजंट लिव बोला था तो एफ आएगा आंसर। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन डी एंड जे? डी एंड जे के बीच में मेरे पास दो फ्लोर हैं, दो फ्लोर बोला है उसने तो टू आएगा आंसर में। हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज ई? ई के सेम फ्लोर में जे रहता है, आंसर विल बी नन ऑफ दिस बिकॉज जे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। What could be the reason behind this recent turning plant based diets? कह रहे हैं कि इनमें से रीजन बताओ। आपके पास ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। For many years, eating meat daily was staple and in the diet of people around the world. बहुत सालों से मीट खाते थे लोग। Often seen as a symbol of strength and nourishment. मतलब काफ़ी जैसे जो रिच फैमिलीज होती थी उनके डेली मीट वगैरह बनती थी, राइट? इस टाइप से इट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड नरिशमेंट ऑल्सो। It was common to find meat featured in almost every meal from breakfast to dinner. Recently, however, many people are turning to plant-based diets. अब यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जैसे बहुत सालों से मीट चल रहा था, मीट आपके डिनर में ब्रेकफास्ट में इट वाज कॉमन, बट recently it has changed and some people are now turning to the plant based diet or eating the plant based things, ठीक है। तो ये क्यों है, इसके इसका एक रीजन, पॉसिबल रीजन पूछा गया। अब रीजन आपको ध्यान देना है, इट शुड बी कनेक्टेड विद द statement, connected, okay? It should talk something related to the statement, something related डिस्कस्ड इन द स्टेटमेंट बेसिकली, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। तो क्या रीजन हो सकता है, एक प्रैक्टिकल रीजन। दिस इज ड्रिवन बाई कंसर्न्स अबाउट हेल्थ, द इन्वायरमेंट एंड एनिमल वेलफेयर, क्योंकि अगर जो मीट है तो वो एनिमल से बन रहा है, तो अबाउट हेल्थ, द इन्वायरमेंट एंड द एनिमल वेलफेयर। आपने देखा होगा जो मीट हम वो करते हैं उसका जो इन्वायरमेंट पे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है हमारा। नेक्स्ट है पीपल आर नाउ चेंजिंग देयर पर्सपेक्टिव ऑन फूड चॉइसेस एंड देयर ब्रॉडर इम्पैक्ट, कि अब जो उनके फूड चॉइसेस हैं, दे हैव डिफरेंट चॉइसेस, पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस, तो उनको पता चल रहा है कि अगर हम एनिमल फूड ना भी खाएं, एनिमल बेस्ड, तो हम कैसे जी सकते हैं। एंड इफ व्हाट इफ वी चूज मीट, तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। द राइज इन प्लांट बेस्ड इज ऑल्सो कोइंसाइड विद द राइज इन द अर्बन गार्डनिंग एंड होम ग्रोन प्रोड्यूस। कह रहा है कि जो प्लांट बेस्ड जो डाइट है वो कोइंसाइड कर रही है कि अर्बन गार्डनिंग हो रही है, जैसे होम ग्रोन प्रोड्यूस, और जैसे किचन गार्डन लोग स्टार्ट करें, अपने टेरिस पे गार्डन स्टार्ट करें, एंड दे आर इट इज कोइंसाइडिंग विद द प्लांट बेस्ड डाइट विच हैज स्टार्टेड रिसेंटली। तो थर्ड वाला तो इट कांट बी द रीजन, राइट? ये कोइंसाइड कर रहा है, रीजन नहीं हो सकता एक पॉसिबल रीजन। फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द मोस्ट correct reason for this transition here, right? Next question. For many years, cities have been expanding outward, with suburbs growing rapidly as people moved away from crowded urban center. मतलब क्या कर रहे हैं, जो मेन सिटीज होती थी अब थोड़ा सा वो एक्सपेंड कर रही हैं, आउटर एरियाज भी बन रहे हैं, इट इज एक्सपेंडिंग recent years। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, हाउएवर इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन अ नोटिसेबल ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग बैक टू द ओके। तो बहुत सालों तक क्या हुआ, जैसे अब सिटीज में बहुत पॉपुलेशन हो गया तो फिर लोग थोड़ा बाहर बाहर के लिए भी अपनी जो अपना लैंड है वो लेने लग गए हैं, अपना घर जो है वो बनाने लग गए हैं। बट अब रिसेंटली क्या हुआ है, ये नोटिस किया गया है, पीपल आर मूविंग बैक टू द सिटीज अगेन, अपने जहाँ मतलब सिटी सेंटर है, बेसिकली मेन जो एरिया है सिटीज का, वहां पे अगेन मूव कर रहे हैं। एंड अगेन व्हाट कुड बी द रीजन हियर, इसके पीछे भी आपको रीजन फाइंड आउट करना है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज लेड टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस। मतलब कह रहे हैं कि पहले सिटीज में नहीं होता था, बट हो सकता है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज लेड टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अब उन्हें सिटीज में मिल रहा है, एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव मेड इट इजियर फॉर पीपल टू एसेस इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर। अब यहाँ पे क्या ये इंफॉर्मेशन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। पीपल डिजायर फॉर शॉर्टर कम्यूट्स एंड बेटर एक्सेस टू अमेनिटीज एंड सर्विसेज। यहाँ पे पीपल पीपल हु आर शॉर्टर कम्यूट्स, मतलब उनको चाहिए कि जहाँ मेरा मेन, अब देखो सिटी, उनका मेन ऑफिस वगैरह सपोज सिटीज के सेंटर में है, एंड दे वर कम्यूटिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर, राइट? फ्रॉम आउटसाइड द मतलब फ्रॉम आउटर cities to द सिटी सेंटर।
वहां तक वो कम्यूट करते हैं। अब वो थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस हो गया, नाउ दे डिजायर फॉर अ शॉर्टर कम्यूट एंड बेटर एक्सेस टू एमेनिटीज एंड सर्विसेज। तो थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है यहाँ पे, राइट? थर्ड वाला तो करेक्ट है, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव मेड इट इजियर, तो दिस इज नॉट द रीजन हियर, ठीक है? एंड द रैपिड ग्रोथ, ये तो उसको सपोर्ट कर रहा है ना कि पीपल हु कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर, पीपल इफ पीपल आर लिविंग far from the city center, it's okay for them, right? Because they can work from anywhere. तो ये तो हमारे पास उसको गलत कर रहा है, एक पॉसिबल रीजन नहीं होगा शिफ्ट का। The rapid growth of urban population led to better infrastructure and improved living conditions. तो first and third can be the reason here, right? चलो, now statement is procrastination is the act of delaying task often in favor of, आपको कंक्लूजन फाइंड आउट करना है इसमें इस प्रॉपर इंफॉर्मेशन से सारा। Procrastination is the act of delaying tasks, often in favor of easier or more enjoyable activities, while it may provide temporary relief। ये आपका प्रोकास्टिनेशन के बारे में बात हो रही है। इट ऑफन लीड्स टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी एट डेडलाइंस अप्रोच। पहले तो हम क्या करते हैं कि हम अभी जो प्रेजेंट की हमारी जो ज़्यादा ईजियर एक्टिविटीज़ है उस पर ध्यान देते हैं, अपने नॉर्मल टास्क को डिले करते रहते हैं। फिर टेम्पररी रिलीफ की वजह से क्या होता है, हमें फिर बाद में स्ट्रेस आता है जब पता चलता है कि अब तो ये डेडलाइन, जो काम हमें करना था जो नहीं किया, जो डिले कर दिया, अब वो पास आ गया है। अंडरस्टैंडिंग इज कॉजेस लाइक फियर और ऑफ फेलियर। देखो इसका कॉज क्या है, कॉज आपको बताया हुआ है। पहले तो प्रोकास्टिनेशन को उन्होंने डिस्क्राइब किया हल्का सा, फिर उन्होंने उसका कॉज बताया कि लाइक फियर ऑफ फेलियर और लैक ऑफ मोटिवेशन कैन हेल्प। यहाँ पे fear of failure or lack of motivation can help break the cycle and improve productivity। अब ये क्या क्या है, पहले तो कॉज भी बता दिया, और अगर उन कॉजेस को हम समझ पाएंगे तो उन पे वर्क कर पाएंगे, एंड इट कैन ब्रेक द साइकिल हियर एंड improve द प्रोडक्टिविटी। तो कंक्लूजन क्या है? For teenagers, procrastination often stems from a mix of pressure, distraction, and lack of time management skills. Overcoming procrastination. अब क्या ये टीनेजर के बारे में स्पेसिफिकली पैराग्राफ ने आपको हिंट किया है क्या? नहीं। It is generally talking about the procrastination, its cause and how you can overcome it. ऐसा कुछ कहा गया था, है ना? तो ये आपके पास एक करेक्ट रीजन कंक्लूजन नहीं होगा। Overcoming procrastination requires understanding its causes and taking deliberate actions to improve productivity and reduce stress. Okay, so overcoming procrastination requires understanding its causes and taking deliberate actions to improve productivity and reduce stress. Okay, यहाँ पे सिंपली बोला है कि अगर हमें ओवरकम करना है तो ये अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉजेज एंड टेलिंग, ये तो आपका करेक्ट हो गया, बिकॉज वी हैव टू ब्रेक द साइकिल हियर। तो थर्ड इज द सेकंड इज द करेक्ट कंक्लूजन जो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको इन्फरेंस फाइंड आउट करना है। डिस्पाइट द रैपिड राइज इन ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्पाइट द रैपिड राइज इन ऑनलाइन एजुकेशन, आप अपने अगेन हेल्प लोगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट में प्रोवाइड की गई है। Traditional classroom learning is still preferred by many students because it provides direct interaction with teachers and hand-on learning experience। एक डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से अभी भी लोग प्रेफर करते हैं एक ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, जबकि राइज हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन स्टडीज का। इन्फ्लुएंस क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन माइट लैक द पर्सनल टच दैट ट्रेडिशनल क्लासरूम ऑफर, इट इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे एक इसका इंफॉर्मेशन दी गई है, इसका एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिस्कस किया गया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट may gradually reshape educational methods in the future. Now we are not talking about how the technological advancement are reshaping our education right now. We are not talking about the advantages of digital advancement, right, in the education system। तो ये हमारे पास ओनली फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगेन वन मोर हमारे पास पजल है, इसको ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई किया होगा। सो लेट्स सी।
Say 7 persons we have are going to attend a play on different days from Sunday to Saturday. The plays are in different languages also. तो वीक बेस्ड पजल है हमारे पास ये, और यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी टेबल को बना देते हैं. तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे टू सैटरडे बोला है. ओके, सो इट इज संडे टू सैटरडे. सो आपको संडे टू सैटरडे ही बनाना पड़ेगा. तो यहाँ पे संडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे. A attends the play 3 days before the one who attends a Hindi play. कह रहा है कि A जो है उसने 3 days before, तो 3 days before मतलब 1, 2 and 3rd पे आपका हिंदी आ जाएगा. 3 persons between B and who attend Marathi, neither of them attends the play at first and last. ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट में दोनों नहीं होगा, तो यहाँ पे हम एक चीज बना सकते हैं. 3 persons attend प्ले बिटवीन लिखा है, तो मराठी को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्योंकि उसने कहा 3 पर्सन इन दोनों के बीच में है, एंड नीदर ऑफ देम अटेंड द प्ले एट फर्स्ट एंड लास्ट डे पे. तो अगर सपोज यहाँ पे बी इधर आ गया, तो 1, 2, 3 मराठी वाला पर्सन इधर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही ना फर्स्ट है ना लास्ट है, तो यही हमारे पास लास्ट पोजीशन हो जाएगी. ठीक है, दो केस यहाँ से हम आगे बना के चलेंगे. तो बी एक बार यहाँ आ गया, मराठी आपके पास एक बार यहाँ आ गया. सिमिलरली बी एक बार यहाँ आ गया और मराठी आपके पास एक बार यहाँ आ गया. इसके अलावा कोई और पोजीशन नहीं हो सकती. बी डज नॉट अटेंड अ स्पेनिश शो. बी आपके पास अटेंड नहीं करता एक स्पेनिश प्ले. क्लियर है. हिंदी और ए के लिए हमारे पास अभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा. बी डज नॉट अटेंड अ स्पेनिश. सी अटेंड्स द प्ले 3 days बिफोर ए. अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन और अच्छी मिल गई हमें. सी अटेंड 3 days बिफोर ए का मतलब 1, 2 एंड सी आपके पास यहाँ पे आएगा. तो सी के ए से लेकर हिंदी तक के लिए भी मेरे पास एक पूरा फ्रेम है, और ए से लेकर सी तक भी. तो ये पूरी 6 की अरेंजमेंट दिख रही है मुझे, 6 लोगों की, राइट. तो यहाँ पे से हिंदी को हम अलग अलग पोजीशन पे रख सकते हैं. अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि आपके पास सी को हम अलग अलग पोजीशन पे ट्राई करते हैं. सपोज हिंदी यहाँ पे आया, तो 1, 2 छोड़कर यहाँ पे ए आ गया, और 1, 2 छोड़कर सी. इसके अलावा कोई और पोजीशन होगी नहीं. ठीक है, पूरे 7 का तो ये फ्रेम है मेरे पास. नेक्स्ट इसमें आप अगेन हिंदी को यहाँ पे रख सकते हो, एंड सी को अगेन यहाँ रखोगे, ए को यहाँ पे रखोगे. इट इज कंप्लीट. अब उसने कहा एफ अटेंड्स द प्ले 3 days आफ्टर स्पेनिश. तो स्पेनिश वाले के 3 days आफ्टर आपके पास क्या है, यहाँ पे 1, 2 एंड एफ इधर है. एंड नीदर अटेंड्स, एफ जो है आपका मराठी प्ले नहीं अटेंड करता है, और फ्रेंच प्ले भी नहीं अटेंड करता है. Only one person is between the one who attend Bengali and G, who neither attend Marathi and Hindi. चलो इसको आगे से हम बाद में रखेंगे. लास्ट में एक लाइन इंपॉर्टेंट कही गई, डी अटेंड्स अ मराठी प्ले. डी ने मराठी प्ले अटेंड किया, तो डी आपके पास मराठी के सामने आ जाएगा, सिंपल. अब उसने जो स्पेनिश और एफ वाला कहा है उसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं. स्पेनिश अगर मेरे पास कहाँ पे आता है, देखो, अगर मैंने स्पेनिश यहाँ पे रखा तो 1, 2 एफ नहीं आ सकता. स्पेनिश के 2 बाद मेरे पास एफ है. स्पेनिश यहाँ पे नहीं आ सकता, स्पेनिश सी के सामने भी नहीं आ सकता. स्पेनिश अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो एफ आ सकता है क्या, 1, 2 नहीं आ रहा है, राइट. नेक्स्ट अगर देखेंगे, बी जो है वो स्पेनिश नहीं है, तो स्पेनिश अगर मैंने यहाँ रखा तो 1, 2 एफ नहीं आ सकता. स्पेनिश यहाँ पे भी नहीं आ सकता. स्पेनिश अगर मैंने यहाँ रखा तो 1, 2 एफ नहीं आ रहा. ठीक है, स्पेनिश मैंने अगर यहाँ रखा तो 1, 2 एफ आ रहा है मेरे पास. ठीक है, स्पेनिश अगेन मैंने यहाँ पे रखा इस वाली पोजीशन पे, बाकियों में तो नहीं आ रहा था. एफ आपका यहाँ पे आ सकता है. क्लियर, स्पेनिश के लिए मेरे पास ये पोजीशन हो गई. ओके, स्पेनिश एंड फ्रेंच भी खत्म हो गया. अब हम आगे चलते हैं जी और बंगाली वाले पे. जी और बंगाली के बीच में एक प्ले अटेंड किया किसी ने, बंगाली प्ले के बीच में. ठीक है, और यहाँ पे जी जो है वो नहीं प्ले करता, नहीं अटेंड किया उसने मराठी, तो खत्म हो गया हिंदी. ठीक है, और मराठी भी नहीं है. तो जी और बंगाली के बीच में आपको एक को रखना है. तो जी अगर मैं यहाँ पे रखूंगी बंगाली आ सकता है, जी यहाँ पे रखूंगी बंगाली आ सकता है. ठीक है भाई.
तो आई थिंक जी और बंगाली के लिए एक एक पोजीशन खाली हो रही है. जी डजंट अटेंड द प्ले आफ्टर ई बट बिफोर द वन हु अटेंड्स मराठी. अच्छा, यहाँ पे जी का क्लियरली लिखा है कि जी अटेंड्स द प्ले बिफोर द मराठी वन. ठीक है. और जी डजंट अटेंड आफ्टर, तो जी आपका ई के भी पहले ही आएगा. क्लियर. अब यहाँ पे ई और जी के लिए पोजीशन अगर मुझे बोली है जी डजंट अटेंड द प्ले आफ्टर ई, तो ई से पहले होगा तो जी मस्ट बी एट दिस पोजीशन, ई मस्ट बी एट दिस पोजीशन, जी एंड ई विल बी एट दिस पोजीशन. जी उसने बोला कि अटेंड द प्ले बिफोर मराठी, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये. राइट. ई के भी पहले, तो हमारे पास करेक्ट हो रहा है सेकेंड केस ओनली अभी. ठीक है. जी और बंगाली के बीच में एक प्ले है, ये भी हमारे पास फिक्स हो गया. ठीक है. और बट बंगाली तो दो जगह पे आ सकता है, जी और बंगाली यहाँ पे भी आ सकता है. क्लियर है. नेक्स्ट उसने कहा सी नीदर अटेंड्स अ फ्रेंच नॉर इंग्लिश प्ले. सी जो है वो फ्रेंच और इंग्लिश नहीं अटेंड करेगा. यहाँ पे मैं इनको हटा देती हूँ. सी नीदर अटेंड्स अ फ्रेंच नॉर अ इंग्लिश प्ले. बी नीदर अटेंड्स चाइनीज एंड इंग्लिश प्ले. ठीक है. ई भी नीदर अटेंड्स बंगाली एंड इंग्लिश प्ले. अब यहाँ पे आपके पास उसने कहा जो ई है वो बंगाली नहीं प्ले अटेंड करेगा, तो बंगाली यहाँ पे नहीं आ सकता, बंगाली सी के सामने आ जाएगा. ये चीज क्लियर हो गई है हमारे पास. नेक्स्ट उसने ये चीज कही है यहाँ पे कि जो इंग्लिश है वो ना ही बी के सामने है, ना ही सी के सामने और ना ही ई के सामने, तो इंग्लिश सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा बचा हुआ. जी बी जो है वो चाइनीज नहीं प्ले अटेंड करता, चाइनीज यहाँ पे आ जाएगा. और यहाँ पे एक पर्सन एक प्ले आ जाएगा जिसका नेम हमारे पास क्या है, फ्रेंच. आई थिंक फ्रेंच अभी तक नहीं आया, फ्रेंच यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर है. ये सारे प्ले हो गए. तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है इसका. इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे. हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड चाइनीज प्ले. ई अटेंड करता है. फ्राइडे को कौन अटेंड कर रहा है, डी. कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट है, संडे सी फ्रेंच गलत है. ट्यूसडे जी स्पेनिश ये भी गलत है. फ्राइडे जी इंग्लिश ये भी गलत है. सैटरडे एफ बंगाली ये भी गलत है. आई थिंक सैटरडे एफ बंगाली सारे ही गलत है इसमें. ठीक है, कोई भी सही नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल. ए अटेंड्स इमीडिएट बिफोर बी ये गलत आ गया. ए अटेंड्स इमीडिएट आफ्टर एफ ये भी गलत है. टू पर्सन अटेंडेड बिटवीन बी एंड ई यस दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पे मेरे पास ये करेक्ट आंसर आ गया. ठीक है, सी इज द करेक्ट वन. ऑन विच डे विल सी अटेंड द प्ले. सी ने कब प्ले अटेंड किया, सी ने प्ले अटेंड किया था संडे को. सो संडे विल बी माय आंसर. ओके, सो ये कंप्लीट हमने आंसर कर दिए हैं. नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पेपर. If a meaningful word can be formed by using second, third, fourth and seventh, तो seventh word that is I. ठीक है, इन सारे लेटर्स को यूज करेंगे इस वर्ड के. देन विच इज द थर्ड लेटर ऑफ द लेफ्ट, third letter from the left of the meaningful word. If no such word can be formed, then mark X. And अगर more than one word will be formed, then give Z as the answer. तो अब आपको यहाँ पे इन लेटर से फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है. ओनली वंस इनको यूज करना है. तो एट THIN थिन एक तो ये बन रहा है. और ट्राई करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास एक बन रहा है HINT हिंट. दोनों एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड है. तो यहाँ पे दो वर्ड बने हैं, मतलब मोर देन वन. तो मोर देन वन के लिए हम क्या आंसर करेंगे, Z. तो Z मेरे पास यहाँ पे से आंसर में आएगा. गॉट इट. चलो, सो दिस इज द क्वेश्चन. एंड जब भी इस टाइप का मीनिंगफुल वर्ड क्वेश्चन आया, तो जब तक आप एक्यूरेट नहीं होंगे, जब तक आप श्योर नहीं होंगे, इसको आंसर मत करिएगा कई बार, क्योंकि इसमें हमें कई बार पूरे वर्ड्स फाइंड आउट नहीं हो पाते दिमाग में, उस टाइम पे नहीं सोचा जाता है. तो जब तक आप श्योर नहीं होंगे इसके लिए, तब तक इसको नहीं सॉल्व करना है. ठीक है,
Chalo. So today we have solved so many questions which were puzzles, seating arrangement, syllogism, some question of critical reasoning also, and some question of miscellaneous blood relation, right? We have solved so many questions. So I hope आपको सबके solution अच्छे लगे होंगे and you have enjoyed this session, and thank you so much everyone. And one more time, if you are thinking about the discounts here and thinking about your course IRDAI के लिए, सो लुक एट दिस, ये आपका अगेन वन टाइम आपको यहाँ पे कोड यूज करना है. यू कैन अवेल द 74% ऑफ हेयर. ठीक है. सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, सो दिस इज द टाइम फॉर यू, दिस इज योर चांस. एंड बिकॉज दिस द फाइनल वैलिडिटी फॉर दिस डिस्काउंट इज टिल 3 अगस्त. ठीक है. तो 3 अगस्त 2025 तक आपका ये वैलिड रहेगा, 74% ऑफ. एंड आपको कोड यही यूज करना है यहाँ पर. ठीक है, इसको अवेल करने के लिए. गॉट इट. चलो. सो आई होप यू हैव एंजॉय दिस सेशन अगेन, एंड प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा. कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको कैसा लगा सेशन. एंड रिमेंबर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, एंड आपको उसी लेवल के क्वेश्चंस के लिए अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस यहाँ पे करनी होती है. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन.